साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज फिजिक्स की क्लास है अपनी उत्तोलक और उसके प्रकार और कुछ उदाहरणों पर हम लोग ध्यान देंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारा हेडिंग है उत्तोलक। यहाँ से एग्जामों में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं उत्तोलक के संबंध में, ठीक है। तो उत्तोलक, इसको अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है, LEVER। तो ये उत्तोलक के बारे में देखेंगे, ठीक है। उत्तोलक किसे कहते हैं, उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करते हैं, उत्तोलक के कौन कौन से अंग होते हैं, मतलब भाग होते हैं, और जो उत्तोलक है वो कितने प्रकार के होते हैं, उन सब पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। SSC हो, रेलवे हो और बाकी जो एग्ज़ाम है PCS लेवल के, हाँ, उनमें भी यहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम उत्तोलक की बात कर रहे हैं। तो उत्तोलक क्या है, अगर कोई आपसे ये पूछता है तो देखिए परिभाषा क्या बोलेंगे हम। उत्तोलक एक साधारण मशीन है। उत्तोलक एक साधारण मशीन है, साधारण मशीन है। उत्तोलक एक साधारण मशीन है। बस पूछेगा कोई उत्तोलक क्या है, तो आप कहोगे कि उत्तोलक एक साधारण सी मशीन है। अब आपने सुना होगा कि मशीन क्या होती है ना। तो ऐसी सभी वस्तुएं जो मनुष्य के काम को आसान बना देती हैं, ऐसी सभी मनुष्य जो किसी भी कार्य को आसान बना देती हैं, उनको हम मशीन कहते हैं। मशीन वही नहीं है कि कोई मोटर मशीन है ना, या किसी संसाधन से चलने वाली मशीन है। मशीन वो है जो इंसान के काम को आसान कर देती हैं, वो मशीन कहलाती है, ठीक। देखो नल भी एक मशीन है जो कि एक साधारण है, ठीक है। हाँ, आपके पास में जो पेन है ये भी एक मशीन है, ये भी एक संसाधन है जो हमारे लिखने के काम को आसान बनाता है, ठीक है। हाँ जी, घर में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट, चिमटा है वो भी एक मशीन है। साइकिल का ब्रेक भी एक मशीन है, चाकू भी एक मशीन है, ठीक है। लाठी भी अपने आप में एक मशीन है, लाठी भी अपने आप में एक मशीन है। तो मशीन वो होती हैं जो मनुष्य के काम को आसान बना देती हैं। आगे होगी बात समझ में। वैसे ही उत्तोलक भी क्या है, एक मशीन है, सिंपल मशीन है, साधारण मशीन है। और इन सभी मशीनों का काम है इंसान के काम को आसान करना, मनुष्य के काम को आसान बनाना, ठीक है। अब देखते हैं कि मनुष्य के काम को ये कैसे आसान बनाती है मशीनें, उसके बारे में। उत्तोलक क्या है, तो उत्तोलक एक साधारण मशीन है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पूछेगा आपसे कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो हम कहेंगे उत्तोलक आघूर्णों के सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक आघूर्णों के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे कि मैंने बलाघूर्ण पढ़ाया था आपको, घूमना एक प्रकार से। तो उत्तोलक एक साधारण मशीन है जो आघूर्णों के सिद्धांत पर काम करती है। अब आघूर्ण का सिद्धांत क्या है, पहले उस चीज़ को देखेंगे, उसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है। ये वस्तु देखिए, इस वाले बिंदु पर मान लो बल लगा हुआ है, ये बिंदु F है, यह E है, ठीक है। अफोर्ट लगा हुआ है, अफोर्ट E है, ये उसका घूर्णन बिंदु है जहाँ मशीन घूम जाती है, F है, और ये उसका लोड है, भार। इसको तो हम कहते हैं आयास। साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, आयास, ठीक। जिस बिंदु पर घूमती है उसे क्या बोलते हैं, आलंब। और जो उस पर वजन रखा हुआ होता है, जो बोझ होता है, उसे कहते हैं हम भार, भार कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि उत्तोलक में आयास क्या है ना, उत्तोलक में आयास क्या है, आयास, तो हम कहेंगे उत्तोलक द्वारा
उत्तोलक द्वारा या उत्तोलक पर जो बल लगाया जाता है, उत्तोलक पर जो बल लगाया जाता है, उत्तोलक पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। देखो ध्यान से, उत्तोलक पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? आयास कहते हैं। दूसरा, आलम्ब किसे कहते हैं? आलम्ब तो उत्तोलक जिस बिंदु पर घूमता है, उत्तोलक जिस बिंदु पर घूमता है उसे आलम्ब कहते हैं। उसे आलम्ब कहते हैं। ठीक है, आलम्ब कहते हैं। तीसरा, ये क्या है? भार क्या है? तो उत्तोलक से जो हम बोझ उठाते हैं, भार उठाते हैं, है ना, तो उत्तोलक से जो बोझ या इसे कहते हैं भार उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भार कहते हैं। तो पहले इतनी बात आप ध्यान से देखिए कि कोई पूछेगा आपसे कि उत्तोलक में आयास क्या होता है, तो उत्तोलक में आयास क्या होता है? उत्तोलक पर जो हम लोग बल लगाते हैं वो आयास कहलाता है। आलम्ब क्या है? उत्तोलक जिस बिंदु पर घूमता है, जहाँ वो टर्न करेगा, घूमेगा, कभी इधर, तो घूमने वाली जगह क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आलम्ब। उत्तोलक पर जो बोझ उठाया जाता है, उत्तोलक से जो हम बोझ उठाते हैं, वजन उठाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे भार कहते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब उत्तोलक के सिद्धांत को भी समझना हमें। देखो, याद रखना आगे के लिए कि प्रत्येक दूरी कहाँ से नापी जाएगी? आलम्ब से नापी जाएगी। प्रत्येक दूरी आलम्ब से नापी जाएगी। तो ये जो दूरी है आलम्ब से नापी जाएगी। किसकी दूरी है? पहले ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी किसकी है? तो ये दूरी है आयास की। इसे बेटा इसलिए इसे हम बोलते हैं आयास की भुजा। क्या कहते हैं? आयास की भुजा। ठीक है। अच्छा, और बताओ, ये जो दूरी आप देख रहे हैं, कौन सी वाली दूरी? ये वाली। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये भार है ना, तो ये दूरी क्या कहलाएगी? इसे कहेंगे बेटा हम भार की भुजा। क्या कहेंगे? भार की भुजा। तो उत्तोलक का जो कंसेप्ट है वो आघूर्णों का सिद्धांत है। आघूर्णों के सिद्धांत पर काम करता है। आघूर्णों का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, आघूर्ण बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुणा दूरी, है ना, इसलिए भार गुणा भार की दूरी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो उत्तोलक है बेटा, जो उत्तोलक है, उस उत्तोलक में क्या लिखेंगे हम? चित्र को देखो, आयास गुणा आयास की भुजा बराबर होगा भार गुणा भार की भुजा। ठीक है, या ऐसे कह दो, पहले ऐसे कह दो, भार गुणा भार की भुजा, भार गुणा भार की भुजा का जो मान आएगा वो बराबर आएगा संतुलन की अवस्था में आयास गुणा आयास की भुजा, आयास गुणा आयास की भुजा, आयास गुणा आयास की भुजा। ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं आयास को बटे में ले आऊँ तो बनेगा भार बटे आयास। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि भार बटे आयास बराबर होता है आयास की भुजा, आयास मतलब बल की भुजा, आयास की भुजा बटे भार की भुजा, भार की भुजा। और साइंस की भाषा में भार बटे आयास क्या कहलाता है? भार बटे आयास को कहते हैं हम यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज वो पूछता कि किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक होता है, किसका एक से ज़्यादा होता है, किसका एक से कम होता है। ठीक है। तो देखिए,
ये जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिंदी में यांत्रिक लाभ। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है भैया, भार बटे आयास। भार बटे आयास। तो कोई परिभाषा पूछेगा, जैसे एसएससी में एक बार पूछी थी, है ना, कि उत्तोलक में भार और आयास का अनुपात क्या कहलाता है, तो भार और आयास के अनुपात को हम कहते हैं यांत्रिक लाभ। क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, भार बटे आयास यांत्रिक लाभ कहलाता है। और इसे हम ये भी कह सकते हैं आयास की भुजा, आयास की भुजा बटे भार की भुजा, आयास की भुजा बटे भार की भुजा। ठीक है, तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास। कुछ उत्तोलक साधारण मशीन ऐसी होंगी जिनका यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा होगा, और कुछ ऐसी होंगी जिनका यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा। कुछ मशीनें ऐसी होंगी जिनका यांत्रिक लाभ 1 होगा। अब सवाल ये है, देखिए अब सवाल थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, यहाँ से कुछ कंसेप्ट सुन लेना कि अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसका यांत्रिक लाभ 1 है, अगर किसी वस्तु का या उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 है, तो इस बात का मतलब हो गया कि भार बटे आयास, भार बटे आयास बराबर हो जाएगा 1। इस बात का मतलब हो जाएगा बेटा कि भार बराबर आयास या आयास बराबर भार, भार बराबर आयास, या कहोगे कि आयास बराबर भार। इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि किसी भी वस्तु को उठाने के लिए भार और आयास दोनों के मान आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जितना भार आप लगाओगे उतना ही उसे उठाने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। बल और भार दोनों बराबर होंगे। ऐसी स्थिति में अगर सिचुएशन ऐसे निकल जा कि किसी वस्तु का यांत्रिक लाभ 1 से कम है, मान लो कहता है कि यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन कितना, बोलो 1। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हम कह सकते हैं कि भार बटे आयास, भार बटे आयास बराबर बड़ा होगा 1 से। इसका मतलब भार बड़ा होगा किससे, आयास से। भार बड़ा होगा आयास से, इसका मतलब ये हो जाएगा कि भार आयास से बड़ा है। इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि आयास कम है और भार ज़्यादा है। इसका मतलब कम बल लगाकर आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, कम बल लगाकर आप ज़्यादा बोझ ढो सकते हैं, उठा सकते हैं, कम बल लगाने के बावजूद भी। ठीक है, कंडीशन ऐसी भी बन सकती है आपके सामने कि भाई तीसरी सिचुएशन में वो कहने लगे कि यांत्रिक लाभ, जो यांत्रिक लाभ है वो लेस देन 1, मतलब 1 से अगर कम है। अगर यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा तो सुनो भैया, यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा तो इसका मतलब भार बटे आयास की वैल्यू, अनुपात का मान 1 से कम आएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि भार कम होगा आयास से, तो इसे तुम कह सकते हो कि आयास ज़्यादा होगा भार से। इसका मतलब यह है कि कम वजन को उठाने के लिए आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। कम वजन को उठाने के लिए आयास का मान बड़ा है ना, तो कम भार उठाने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि कम बल लगा के आप ज़्यादा भार उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि जितना भार होगा उतना ही आपको आयास लगाना पड़ेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब यही है, इससे हम पता कर सकते हैं किसी भी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के और बल के संबंध में क्या रिलेशन उनमें निकलता है। ठीक है, क्या रिलेशन उनमें निकलता है। तो उत्तोलक क्या है, उत्तोलक एक साधारण मशीन है। किस सिद्धांत पर काम करती है, आघूर्णों के सिद्धांत पर काम करती है। आघूर्णों का सिद्धांत क्या होता है भैया कि भार गुणा भार की भुजा बराबर आयास गुणा आयास की भुजा, या भार बटे आयास बराबर हो जाएगा आयास की भुजा बटे भार की भुजा। भार बटे आयास क्या कहलाता, तो भार बटे आयास को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास या आयास की भुजा बटे भार की भुजा। किसी वस्तु का यांत्रिक लाभ अगर 1 है तो इस बात का मतलब क्या है कि जितना भार होगा उतना ही आपको आयास लगाना पड़ेगा। किसी वस्तु का यांत्रिक लाभ अगर 1 से ज़्यादा है तो इस बात का मतलब ये है कि ज़्यादा भार उठाने के लिए आपको कम आयास की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर किसी वस्तु का यांत्रिक लाभ 1 से कम है तो उसका मतलब ये है कि ज़्यादा भार उठाने के लिए आपको, कम भार लगाने के लिए आपको ज़्यादा आयास लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। आयास क्या है, आयास क्या है, आयास एक बल है। उत्तोलक पर जो आप बल लगाते हैं वो आयास कहलाता है,
उत्तोलक से जो बोझ उठाते हैं उसे आप क्या कहते हैं, भार कहते हैं, और उत्तोलक जिस जगह पर घूमता है उसे आप आलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बात हो गई उत्तोलक के अंगों की और उत्तोलक के सिद्धांत की बात हो गई। अब देखते हैं प्रथम वर्ग के उत्तोलक कौन कौन से हैं। ठीक है, उत्तोलक के प्रकार। तो देखिए उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक के प्रकार, अब उत्तोलक के प्रकार होते हैं बेटा 3। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? एक को कहते हैं हम प्रथम वर्ग के उत्तोलक, प्रथम वर्ग के उत्तोलक एक को कहेंगे। दूसरे को हम कहते हैं बेटा द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, और तीसरे को हम कहते हैं तृतीयक या तृतीय वर्ग के उत्तोलक। तो पहले को हम बोलते हैं प्रथम वर्ग के उत्तोलक, दूसरे को कहते हैं हम द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, और बेटा तीसरे को हम कहते हैं तृतीयक वर्ग के उत्तोलक या तीसरे वर्ग के उत्तोलक। अब सवाल यह है कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में कौन कौन से उदाहरण आएंगे, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, और तृतीय वर्ग के उत्तोलक में कौन कौन से उदाहरण होते हैं, और इनकी क्या पहचान है। ठीक है, इनकी क्या पहचान है। तो देखते हैं, पहला देखते हैं हम प्रथम वर्ग के उत्तोलक। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक, प्रथम वर्ग के उत्तोलक, इन्हें अंग्रेजी में कहेंगे हम फर्स्ट क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर। ये होते क्या हैं? पहला आप देखिए, है ना, इनमें भार व आयास, भार व आयास के मध्य, भार व आयास के मध्य, भार व आयास के मध्य आलंब पाया जाता है, आलंब पाया जाता है, आलंब पाया जाता है। कहाँ और कैसे? देखो देखो इसमें हो गया क्या बेटा, सीधी सी बात है, बीच में होगा इसमें आलंब F। ठीक है, एक तरफ होगा इसके आयास और एक तरफ हो जाएगा इसमें मान लीजिए भार L। ये वाली जो भुजा है ये भुजा A कहलाएगी और इसको कहेंगे हम आयास की भुजा। इधर का हिस्सा प्रत्येक दूरी आलंब से नापते हैं तो ये वाली भुजा हो जाएगी V, और इसे क्या हो गया, भार की भुजा। अगर मैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना चाहूँ, यांत्रिक लाभ, तो इसका यांत्रिक लाभ कितना निकल कर आएगा भैया? यांत्रिक लाभ बराबर होता भार बटे आयास, भार बटे आयास, या इसे कहते हो आयास की भुजा, आयास की भुजा बटे भार की भुजा, बटे भार की भुजा। अब देखो यहाँ आयास का और भार का मान तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन इनकी भुजाओं से आप अनुमान लगा सकते हैं। बताओ तो मुझे मैकेनिकल एडवांटेज ए बराबर, इसमें आयास की भुजा कितनी है बताओ? तो आयास की भुजा है स्मॉल ए, भार की भुजा कितनी है? भार की भुजा है बी। अब एक बात तुम चित्र देख के बताओ थोड़ा सा, अगर ये बीचों बीच में हुआ, अगर ये F बिल्कुल बीचों बीच में हुआ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि F बीचों बीच में होगा? अगर F बिल्कुल मध्य में है, अगर F मध्य में है, अगर F मध्य में होगा तो A बराबर होगा B। देख लो ध्यान से, A बराबर B। A का मतलब है आयास की भुजा और भार की भुजा बराबर होंगी, बराबर होंगी तो A की जगह B बटे B अगर काट दोगे तो यांत्रिक लाभ 1 हो जाएगा। कब होगा? जब दोनों भुजाएं बराबर हों। अगर ये थोड़ा सा झुक जाए किसकी तरफ को, लोड की तरफ को, ये इधर को झुक जा, मतलब F थोड़ा सा इधर सरक जाए, बीच में तो रह गए लेकिन ठीक बीच में ना रह के थोड़ा सा इस साइड में हो जाए, यहाँ हो जा, मान लो जहाँ मैंने बिंदु लगा रखा बेटा, अगर ये यहाँ हो जाए इस वाले बिंदु पर ये, तो तुम देख कर बताओगे कि A का मान बड़ा हो जाएगा, B का मान छोटा हो जाएगा। अगर A बड़ा है B से, A का मान B से बड़ा है तो भाग करने पर वैल्यू ज़्यादा आएगी 1 से। और अगर ऐसा हो कि इधर को खिसक जाए, F इधर खिसक जाए, इस स्थान की तरफ को आ जा, तो B का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब A लेस देन V, A का मान B से छोटा हो जाएगा। 3 कंडीशन बनेंगी। इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट क्लास जो उत्तोलक होते हैं उनके जो यांत्रिक लाभ होते हैं
उनके जो यांत्रिक लाभ होते हैं वो सिचुएशन पर निर्भर करते हैं। यांत्रिक लाभ जो होते हैं इनका यांत्रिक लाभ एक या, है ना, एक से अधिक भी हो जाएगा या एक से कम होता है। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक वो होते हैं जिनका यांत्रिक लाभ या तो एक मिलेगा आपको, या भैया एक से ज़्यादा मिलेगा, या एक से कम मिलेगा। क्यों कह रहे हैं हम उसमें ऐसा? हम इसलिए कह रहे हैं, इस वजह से हम लोग कह रहे हैं क्योंकि F का स्थान अगर ठीक बीच में हुआ तो यांत्रिक लाभ एक आएगा। अगर F का मान लोड मतलब भार की तरफ को बढ़ गया है, F इधर भार की तरफ खिसक जाएगा तो आयास की भुजा बड़ी हो जाएगी, और आयास की भुजा अगर बड़ी हो जाएगी तो यांत्रिक लाभ एक से ज़्यादा होगा, क्योंकि A का मान बड़ा हो जाएगा 20 है। और अगर आयास की भुजा मतलब F जो है वो आयास की तरफ हो जाएगा तो आयास की भुजा छोटी हो जाएगी, भार की बढ़ जाएगी तो यांत्रिक लाभ एक से कम होगा। तो कौन से वर्ग का उत्तोलक है, किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से ज़्यादा, एक से कम होता है? तो वह प्रथम वर्ग। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एग्जाम में उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं बेटा। तो देखिए प्रथम वर्ग के उत्तोलक के उदाहरण क्या होंगे, है ना। उदाहरण क्या होते हैं, जैसे कैंची पूछेगा, कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है ना। प्लास, जो प्लास इस्तेमाल करते हैं, है ना, प्लास इस्तेमाल करते हैं, प्लास, है ना। जो संडासी इस्तेमाल करते हैं, संडासी इस्तेमाल करते हैं गांव में मशीनों के कलपुर्जे ठीक करने में, संडासी हो जाएगा। चौथा, है ना, साइकिल का ब्रेक, है ना, साइकिल का ब्रेक। ये तो सवाल एग्जाम में आते हैं, ऐसे उदाहरण पूछता वो, साइकिल का ब्रेक। ठीक, ऐसी देखो तुम, कील उखाड़ने की मशीन, कील उखाड़ने की मशीन पूछ लेगा कि कील उखाड़ने की जो मशीन है वो किस वर्ग का उत्तोलक है। कील उखाड़ने की मशीन किस वर्ग का उत्तोलक है ना। ऐसे पूछ लेगा वो आपसे। शीशा वो होता है जो बच्चों के झूलने का होता है, मुंह देखने वाला नहीं, बच्चों के झूलने का। स्कूलों में आपने देखा होगा झूलने का, है ना, मशीन होती है वो शीशा, बीच में वो एक पटला टाइप होता है, एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा इधर बैठता, और वो क्या करते हैं, झूलते हैं। कभी आपने बचपन में ऐसा देखा होगा झूलते हुए। अगर दोनों बच्चों के वजन बराबर हैं, दोनों बच्चों के वजन बराबर हैं, समझ रहे हैं ना, दोनों बच्चों के वजन अगर बराबर हैं तो वो संतुलन में होगा। उनमें भी क्या हो सकता है, अगर एक बच्चा थोड़ा सा आगे की तरफ सरक जा, दूरी कम हो जा, समझ रहे हैं ना, अगर एक की तरफ दूरी कम हो जा, ठीक है, तो फिर उसका प्रभाव दूसरी जगह देखने के लिए मिलेगा हमें। ठीक, तुमने देखा होगा कि गांव देहात में पहले लोग क्या करते थे, एक व्यक्ति ने पीछे कंधे पे और एक व्यक्ति ने अपने कंधे पे और किसी वस्तु को टांग रखा था, भार को बीच में लेके जाते थे, है ना। वही तुमने देखा होगा, छोटे बच्चे नल से कभी बाल्टी से पानी लेकर आते तो बीच में लाठी वगैरह रख लेते हैं बाल्टी के बीच में, और तुमने देखा होगा कि बाल्टी बीच में आ जाती है, उसका भार बीच में है मतलब, है ना, और वो जिसकी तरफ खिसक जाएगी बाल्टी, अगर मान लीजिए तुम्हारी तरफ ज़्यादा खिसक जाती है तो आपको ज़्यादा लोड उठाना पड़ेगा फिर उस स्थिति में। तो वो सब उत्तोलक हैं, वो साधारण मशीनें हैं, ठीक है, वो सब उन्हीं के उदाहरण है। देखिए, तो उदाहरण बहुत अच्छे से आप याद करें, उदाहरण एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सब उदाहरण हैं प्रथम वर्ग के उत्तोलक के, ठीक है। आगे होगी बात समझ में। किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से ज़्यादा है, एक से कम होता है? तो प्रथम वर्ग, ठीक है। चलिए देखो, इसके बाद आता बेटा द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। देखिए, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, है ना, इन्हें कहते हैं हम सेकंड क्लास लीवर। ये होते क्या सेकंड क्लास लीवर, है ना। इनमें क्या होता है बेटा, इनमें, है ना, आलंब व आयास के बीच भार होता है। आलंब व आयास के बीच भार होता है। कैसा होगा, चित्र में देखिए आप, एक तरफ है मान लो घूमने वाली जगह है, दूसरी तरफ है क्या बेटा,
आयास ई, बीच में क्या होगा भार, बीच में क्या होगा बेटा भार। और प्रत्येक दूरी कहाँ से नापते हैं, मैंने बताया था प्रत्येक दूरी नापते हैं हम कहाँ से, यहाँ से नापते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम एफ, मतलब आलम्ब से। तो एक बात बताओ, ये दूरी क्या हो गई, ये हो गई आयास की भुजा यहाँ से यहाँ तक, और ये दूरी क्या निकलेगी वी, ये आएगी भार की भुजा। भार की भुजा तो खुद बताओ, आयास की भुजा का मान ज़्यादा है और भार की भुजा का मान कम है, तो इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा। यांत्रिक लाभ मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, आयास की भुजा, आयास की भुजा, आयास की भुजा बटे भार की भुजा, भार की भुजा। अब बताओ आयास की भुजा मैकेनिकल एडवांस देख रहे हो, ए बटे बी, ए का मान किससे बड़ा है 20 है। अगर मान लो ए का मान 10 है और बी का मान 2 है, तो काटेंगे 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा। और वैसे भी चित्र में बताओ क्या आयास की भुजा बड़ी नहीं है, और जब आयास की भुजा बड़ी है ये वाला मान बड़ा होगा, ये वाला मान छोटा होगा, तो यांत्रिक लाभ कितना आएगा, यांत्रिक लाभ बोलो कितना आएगा, 1 से ज़्यादा है। यांत्रिक लाभ कितना होगा, यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। तो ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा, किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो कौन सा आएगा, कौन सा आएगा भैया, कौन सा होगा, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। उदाहरणों की अगर आप लोग बात करोगे तो देखिए उदाहरण देखेंगे हम, एक होता सरोता, है ना, सरोता, सरोता किस वर्ग का उत्तोलक है, तो सरोता किस में आएगा भैया, हाँ सरोता किस में आएगा, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। ठीक है। नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन किस वर्ग में आएगी भैया, जिसमें भार बीच में होगा, है ना, द्वितीय वर्ग में। तीसरा कूड़ा ढोने की, कूड़ा ढोने की एक पहिया गाड़ी, एक पहिया गाड़ी, कूड़ा ढोने की एक पहिया गाड़ी, वो एक पहिया गाड़ी जिसमें कूड़ा ढोते हैं, वो किस वर्ग का उत्तोलक माना जाएगा, तो वो तीसरे वर्ग का उत्तोलक माना जाएगा। किस में आएगा, तीसरे वर्ग का उत्तोलक माना जाएगा। कूड़ा ढोने की मशीन है और नींबू निचोड़ने की मशीन है और सरोता है। ठीक है, हाँ ये सब किस में आएंगे, ये सब किस में माने जाएंगे, किसके उदाहरण हैं, तो ये सब उदाहरण माने जाएंगे द्वितीय वर्ग के उत्तोलक मांगे सब। इन्हें हम सबको जो है कैलकुलेट करेंगे द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। ठीक है, चलिए ये सब उदाहरण आपको याद रखने हैं, एग्जाम में उदाहरण ही पूछे जाएंगे आपसे। ठीक, उसके बाद में हम चलते हैं तृतीय वर्ग के उत्तोलक। तीसरे में है थर्ड क्लास लीवर कौन से हैं, तृतीय वर्ग के उत्तोलक। तृतीय वर्ग के उत्तोलक, तृतीय वर्ग के उत्तोलक कौन से होंगे, तो इसमें क्या होता देखिए, है ना, इसमें आलंब व भार के बीच, आलंब व भार के बीच आयास पाया जाता है या आयास होता है। अब की बार आयास बीच में होगा भैया, आयास मीन्स एक बल, फोर्स है, तो इनमें आलंब और भार के बीच में आयास पाया जाता है या आयास होता है। कैसे देखो, ये चित्र बनाओ, एक तरफ हम देखेंगे आलंब है, दूसरी तरफ लोड है F और लोड है L, मतलब भार है, और तीसरी तरफ हम देखेंगे बीच में क्या लगाएंगे, आयास, इफोर्ट E, ये आयास है। तो मैंने बताया प्रत्येक दूरी बेटा कहाँ से नापते हैं, तो प्रत्येक दूरी नापते हैं कहाँ से, आलंब से। तो ये हो जाएगी आयास की भुजा और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी भार की भुजा। खुद चित्र में देख कर बताओ, ए का मान छोटा है बी से या नहीं है, ए का मान बी से छोटा है या नहीं है, छोटा है ना जी, छोटा है। यहाँ से यहाँ तक बी है
इतना बड़ा, और यहाँ से यहाँ तक मात्र a है, तो a छोटा ना है। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं कि जो यांत्रिक लाभ है, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ क्या निकलेगा इसका? यांत्रिक लाभ पढ़ा है अपना, आयास की भुजा, आयास की भुजा बटे भार की भुजा, बटे भार की भुजा, आयास की भुजा बटे भार की भुजा। अब देखो देखो ध्यान से भाई, आयास की भुजा a है, भार की भुजा b है। अब जब a छोटा है किससे, b से, तो इसका यांत्रिक लाभ, अगर ये a का मान छोटा है और b का मान बड़ा है तो आंसर तो 1 से कम आएगा ना। अगर मैं 1/5 कर दूं तो आंसर तो 1 से छोटा आएगा ना, 0.2। 1/5 को लिखेंगे तो, है ना। तो क्या कह सकते हैं आप, इनका जो यांत्रिक लाभ होगा, यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। अगर वो सवाल ऐसा पूछ ले आपसे कि किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, तो आएगा तृतीय। पूछ ले किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, तो द्वितीय। और किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 या 1 से ज़्यादा या 1 से कम, कुछ भी हो सकता है, तो वो होगा प्रथम वर्ग। ठीक है, कौन कौन से उदाहरण इसमें आएंगे उसको थोड़ा सा आप देखिए। तो उदाहरण इसमें आएंगे जैसे कि चिमटा, है ना, चिमटा होता है, किसान का हल, है ना, किसान का हल तृतीय वर्ग का उदाहरण है ना। मनुष्य की भुजा, मनुष्य की भुजा, ये तृतीय वर्ग का उदाहरण माना जाएगा। आपको रटना नहीं है फिलहाल, ठीक है, आपको रटना नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा याद रख लो। अगर देखो देखो इस तरीके से याद रखो, 3 बातें याद रखो, 3 बातें ऐसे याद रखो आप। देखिए FLE, FLE मतलब क्या है? मतलब ये कि F का मतलब होता है आलंब बीच में है। अगर आलंब बीच में है तो होगा प्रथम वर्ग का। L मतलब लोड, मतलब भार बीच में है, तो होगा द्वितीय वर्ग का। और अगर E मतलब आयास बीच में है तो होगा बेटा वो तृतीय वर्ग का। ठीक है, तृतीय वर्ग का, किसका? तृतीय वर्ग का। ठीक, तो अगर इस तरीके से चीज़ें आपको दिखाई देती हैं कि भाई प्रथम वर्ग का उत्तोलक बताइए, तो ऐसा उत्तोलक जिसमें भार और आयास के बीच में आलंब हो। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक बताओ जिसमें हाँ आलंब और आयास के बीच में भार हो। तृतीय वर्ग का उत्तोलक बताओ जिसमें आलंब और भार के बीच में आयास हो। इस तरीके से तो वही चित्रों को देख के, वही चीज़ों को समझ के हम बता सकते हैं कि कौन सा उत्तोलक जो है वो किस श्रेणी में आएगा, प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में। ठीक है, मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूँ इससे जुड़े हुए, ताकि आपको ये पता चल सके कि उत्तोलक कैसे कैसे काम करते हैं और ये इंसान के काम को किस प्रकार से आसान बनाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं थोड़ा चित्रों की तरफ। देखिए चित्रों की तरफ अगर हम देखें तो ये चित्र है, ये देखो आप, चाकू है ना। कोई पूछने लगा कि मान लो चाकू किस वर्ग में आएगा, चाकू किस वर्ग का उत्तोलक होगा, चाकू किस वर्ग का उत्तोलक होगा, बताइए आप। चाकू से जब आप किसी चीज़ को काटते हैं तो क्या कैसे काटते हैं उसमें? अच्छा, चाकू एक मशीन है नहीं है, वो इंसान के काम को आसान बनाती है नहीं बनाती? ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ आप क्या लगाते हैं, इस वाले हिस्से पे, इस वाले हिस्से में बेटा आप क्या लगाते हैं, यहाँ हैंडल पे क्या लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं आयास, आयास लगाते हैं। अच्छा, जो सेब वगैरह काटते हैं तो वो सेब काटा जाता है यहाँ, तो यहाँ बीच में क्या लगेगा, भार। ठीक है, और अगर चाकू की नोक को रख के आप काटते हैं ना, इस तरीके से रख के काटते हैं, तो घूमता कहाँ है, घूमता कहाँ है, घूमता है आगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसका आलंब, आलंब हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए कि चाकू जो है, चूँकि इसमें भार बीच में आ गया, वजन बीच में होगा। ठीक है, तो किस वर्ग का उत्तोलक है, तो हम कह सकते हैं द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। ठीक है, और देखो थोड़ी सी बात, अभी आएंगी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में। ये देखो मैंने कहा चिमटा, बड़ा चिमटा, काफ़ी बड़ा चिमटा है, देखो। ठीक है, अब जो चिमटा है, खुद से सवाल पूछिए और इनके आंसर खुद लगाइए। देखो
तुमने देखा होगा चिमटा यहाँ घूमता है, जो चिमटा होता ना घूमता जो मुड़ता जो है, तो यहाँ मुड़ता है, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा आलम्ब का, आलम्ब का। अच्छा, चिमटे से अगर आप रोटी पकड़ते हैं या कोई आग पकड़ते हैं तो भार हो जाएगा आगे, और बीच में हम पकड़ते हैं तो यहाँ लगाते हैं हम बल, बल मतलब आयास, बल यहाँ लगता है। तो चिमटे को ऐसे पकड़ते हैं ना बीच में, ये बिल्कुल पीछे पकड़ते हैं, बिल्कुल आगे पकड़ते हैं, आगे आग होती है ना, बीच में हम दबाते हैं चिमटे को पकड़ कर, पीछे वो घूमता है। तो जिसमें आयास बीच में हो गया वो कौन से वर्ग में आएगा, तो आएगा तीसरे वर्ग का उत्तोलक है चिमटा। और देखो अभी, और देखो कुछ और उदाहरण है, इसको देखो, ये पिलास काफ़ी बड़ा पिलास है, इसको देखिए आप। पिलास में हम देखते हैं पिलास किस वर्ग के उत्तोलक में शामिल होगा। देखिए पिलास को हम किस में शामिल करेंगे, एक बात बताओ, पिलास के इन दोनों हिस्सों को पकड़कर दबाते हैं आप तो बल यहाँ लगाते हैं, और जहाँ आप बेटा बल लगाते हैं वो आयास होगा या नहीं होगा, वो आयास होगा। पिलास घूमता कहाँ है, देखो घूमता यहाँ है पिलास, पिलास यहाँ घूमता है, तो यहाँ हो गया उसका आलम्ब, घूमने वाली जगह, ठीक है। और जो तार वगैरह फंसा हुआ होता है, ठीक है, छीलने के लिए किसी भी चीज़ को काटने के लिए वो बीच में लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा उसका भार। तो भार के और आयास के बीच में अगर आलम्ब है तो पिलास की श्रेणी का उत्तोलक माना जाएगा, प्रथम श्रेणी का। जो चीज़ बीच में घूमती हैं वो सब प्रथम श्रेणी में आएंगी, जिनके बीच में भार होता है द्वितीय श्रेणी में, और जिनके बीच में आयास लगाते हैं वो तृतीय श्रेणी का। और देखो ये है, ये नींबू भी रखे हैं, देखो मैंने आपके लिए, ठीक है, ये नींबू निचोड़ने की मशीन है। अब खुद से सवाल पूछो, ये क्या करेंगे कि नींबू उठाएंगे और इस वाले हिस्से को ऊपर उठा के ना इसके अंदर नींबू रख देंगे, नींबू रखने के बाद यहाँ पकड़ के इसको दबाएंगे। ठेले वेले पर आपने देखा होगा शिकंजी बनाने वाले को, हाँ उनके पास होती है नींबू निचोड़ने की मशीन, ऐसा होती है ना, उसके बीच में नींबू रखेंगे और दबा देंगे एकदम, ठीक है। तो इधर तो लगाएंगे वो आयास लगाएंगे, बीच में क्या होगा, रखेंगे नींबू, मतलब भार बीच में होगा, और ये घूमता कहाँ है, यहाँ, ठीक है, और जहाँ वो घूमता है वो आलम्ब है। तो खुद से सवाल करिए कि आलम्ब के और आयास के बीच में अगर भार रखा हुआ है तो वो किसका उदाहरण माना जाएगा, कौन से वर्ग का उत्तोलक है ना। तो नींबू निचोड़ने की मशीन है, ठीक है, फैंसी, ये देख लीजिए आप, ठीक है, और ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक माना जाएगा, ठीक। और देखो इसको देखो, ये ओहो, ये देखो, ये सरोता, तुमने देखा होगा ये बड़ा सरोता है, जो सरिया काटने वालों को देखा ना, उनके पास भी ऐसा एक उपकरण मिलता है जो सरिये के टुकड़े करते हैं ना, काट कर मशीन से देते हैं। और वो तुमने देखा होगा जो घर में कुछ लोग जो होते हैं, जो लोग छाली वगैरह काटते हैं, छाली वगैरह काटने के छोटा सरोता होता है छाली वगैरह को काटने के लिए, तो वो ये सरोते का चित्र है आखिरकार, ठीक है, छाली वगैरह काटने के लिए। तो क्या करेंगे, सरोता यहाँ घूमेगा, और जिस बिंदु पर सरोता घूमेगा बेटा वो कहलाएगा आलम्ब। तो आलम्ब तो ये हो गया, ये आलम्ब हो गया। यहाँ रखोगे छाली वगैरह रखोगे काटने के लिए, या सरिये को काट रहे हैं बड़े सरोता से तो वो सरिया वगैरह का टुकड़ा रखते हैं यहाँ, है ना। तो ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा भार, ठीक है, और पकड़ के इस वाले हिस्से को, नीचे वाले को और ऊपर वाले को दबाएंगे आप, तो बल कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगेगा बल, ये हो जाएगा आयास। तो खुद से सवाल पूछिए कि आयास के और आलम्ब के बीच में अगर भार है तो वो किस वर्ग का उत्तोलक माना जाएगा, आयास के और आलम्ब के बीच में अगर भार है तो किस वर्ग का उत्तोलक माना जाएगा, तो वो माना जाएगा बेटा द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। और देखो और चित्र देखते हैं एक दो, ये देखो ये क्या निकला भाई, ओहो, ये है कील उखेड़ने, कीले वीले नहीं ठोकी होती, हाँ ये छोटा नहीं हो रहा भाई, देखो छोड़ो नहीं हो रहा, तो कील उखेड़ने की मशीन। कैसे कील उखेड़ने की मशीन काम करेगी, थोड़ा ध्यान से देखो, इसे ना सीधा करेंगे, अगर हम मान लीजिए हम इसमें कील को फांसेंगे, कोई कील होगी ना उसमें उसको फांस लेंगे, इस वाले हिस्से में फांसा हमने, यहाँ पर वो घूमेगा बीच में, तो यहाँ है कील यहाँ है, तो यहाँ तो हो गया भार, कील फंसी हुई है यहाँ वो घूमेगा नीचे, ठीक है, घूमेगा तो उसको बोलेंगे हम क्या, आलम्ब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पकड़ के आप बल लगाओगे तो ये हो जाएगा आयास।
देखा होगा कील उखेड़ने की जो मशीन होती है, सब कोई कील फंसी हुई होती है ना इस तरीके से, तो पहले कील में लगाते हैं और फिर उसको ऐसा करके दबा देते हैं तो कील ऊपर की तरफ उठी चली आती है। तो ये वाला हिस्सा यहाँ जो है ये कील उखेड़ने की मशीन घूमती है इस तरीके से, तो जो दबा हुआ नीचे कील है वो ऊपर की तरफ उखड़ जाएगा। ठीक है, तो बताओ अगर आलम्ब बीच में है, भार के और आयास के बीच में अगर आलम्ब बीच में है ना, तो किस वर्ग का उत्तोलक माना जाएगा? वो प्रथम वर्ग का उत्तोलक। ठीक है, और देखो और चित्र दिखाते हैं आपको। हाँ, और चित्र देखिए, ये है संडासी, है ना। संडासी यहाँ भार लगाओगे, ठीक है, किसी चीज़ को काटोगे या दबाओगे, ये घूमेगी यहाँ और यहाँ बल लगाओगे, तो बल एक तरफ दूसरी तरफ भार और बीच में अगर घूम रही है तो किस वर्ग का उत्तोलक आएगा? प्रथम वर्ग का उत्तोलक। ठीक है, और देखो आप, और देखो ये साइकिल है, ये देखो हीरो साइकिल है। हाँ देखिए, ब्रेक जो होते हैं, ब्रेक साइकिल का ब्रेक ये है, ब्रेक ये है। अगर यहाँ ब्रेक है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। देखिए ये जो यहाँ ब्रेक है, देखो बेटा यहाँ ब्रेक है, ब्रेक यहीं तो लगेंगे, यहाँ लगेंगे तो ये हो गया भार। क्या हो गया? भार। ठीक है, ब्रेक यहाँ घूमेगा, तार जो है ना, तार जब हम ब्रेक पीछे की तरफ दबाते हैं तो यहाँ घूमता, यहाँ घूमेगा, है ना, यहाँ घूमेगा। ठीक है, तो जहाँ वो तार खींच के घूमेगा वो बीच में हो जाएगा आलम्ब, और जहाँ बल लगाते हैं पकड़ के वो हो जाएगा आयास। तो आयास के और भार के बीच में अगर आलम्ब है तो किस वर्ग का उत्तोलक माना जाएगा? वो प्रथम वर्ग का उत्तोलक। ठीक है, चलिए और देखो एक दो चित्र देखते हैं, कोई और है क्या, है ना। और चित्र देखो, ओहो ये आई कैंची, देखो कैंची है ना, तो कैंची को आप देखिए, घरों में सबने देखा होगा कैंची कपड़े को काटने के लिए, ये बीच में घूमती है, जहाँ वो घूमेगी वो बिंदु कहलाएगा, बोलो आलम्ब, उसे हम आलम्ब बोलेंगे। यहाँ कपड़ा रखा जाता है तो यहाँ बीच में आ जाएगा भार, और नीचे आप बल लगाएंगे तो ये हो जाएगा आयास। तो आयास और भार के बीच में अगर आलम्ब है, आयास और भार के बीच में अगर आलम्ब है तो किसका उदाहरण माना जाएगा? वो प्रथम वर्ग का उत्तोलक। ठीक है, और देखिए अब नहीं है भाई। ठीक, तो बेटा मैंने आज आपको पढ़ाया उत्तोलक। ठीक है, उत्तोलक, उत्तोलक का सिद्धांत, उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक के अंग, उत्तोलक के उदाहरण। ठीक, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और आपको रटना कुछ नहीं है, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो कमेंट कर सकता है और वो अपनी समस्या को बता सकता है, अगली वीडियो में उस चीज़ का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।